नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पेडेस्ट्रियल की ओर से। इस संकट की घड़ी में उम्मीद करता हूं कि आप सुरक्षित होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सुरक्षित रहें, खुश रहें। आइए आज हम लोग फिर देखते हैं मानव रोग एवं उसके उपचार से संबंधित पार्ट 2। आइए आज का क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो फेनिलोकीटोन्यूरिया रोग से ग्रसित है, उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है आपके वृक्क का फैल होना, बी यकृत का फैल होना, सी मानसिक जड़ता और डी नपुंसकता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फेनिलकीटोन्यूरिया से ग्रसित व्यक्ति मानसिक रूप से जड़ होता है। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। फेनिलकीटोन्यूरिया एक प्रकार का वंशागत रोग है, यानी कि जेनेटिक डिजीज है, जिसमें प्रभावित व्यक्ति का शरीर फेनिलएलेनिन नामक एमिनो अम्ल को तोड़ने या संसाधित करने में सक्षम नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि एमिनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करने हेतु आवश्यक है। शरीर से निष्कासित होने के स्थान पर अप्रयुक्त फेनिलएलेनिन रक्त में एकत्र हो रहता है और जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है और मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन एक बार देखते हैं। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पैंडेमिक, बी एपिडेमिक, सी एनेडेमिक और डी एपिजोटिक। तो इसका सही आंसर होगा पैंडेमिक। जैसे अभी कोरोना एक मानवीय रोग है जो कि विश्व के वृहद क्षेत्र में फैला हुआ है, तो इसको पैंडेमिक के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? आपके ऑप्शन है टिटनेस, पोलियो, प्लेग, बी ऑप्शन है टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, सी ऑप्शन है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस और डी ऑप्शन है डिप्थीरिया, पोलियो, कुष्ठ रोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि डीपीटी का टीका जो होता है वो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटेनस के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटेनस के बचाव हेतु नवजात शिशु को यह वैक्सीन दिया जाता है, डीपीटी वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं है? आपके ऑप्शन है एड्स, बी डिप्थीरिया, सी हैजा, डी काली खांसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एड्स एक ऐसा रोग है जिसका कारक जीवाणु नहीं है। यह एक वायरस डिजीज है, वायरस से फैलता है एड्स, यानी कि वायरस जनित बीमारी है और इसके लिए विषाणु रेट्रोवायरस समूह का विषाणु है रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? आपके ऑप्शन है फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी नाइट्रेट और डी आर्सेनिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाइट्रेट। ये झारखंड सचिवालय जो पिछले बार एग्जाम कंडक्ट किया गया था जेएसएससी सीजीएल, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चे तब प्रभावित होते हैं जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 90 ppm, यानी कि नाइट्रेट जो है वो 90 ppm से अधिक होता है, तब ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसमें बच्चे के होंठ एवं शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन क्षमता, यानी नाइट्रेट जो है वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसके ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है? आपके ऑप्शन है कैंसर के अंतिम चरण से, बी गर्भ में शिशु की जानकारी से और सी हृदय घात से या डी वास्तव में बच्चे के जन्म लेने में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हृदय घात से। जब किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है, यानी हार्ट अटैक आता है, तो उसके पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, यानी बीटा ब्लॉकर एक दवा है जिसका उपयोग इनमें से किसे बचाने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है हृदयघात से, बी प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, सी चिरकालिक मधुमेह से यानी डायबिटीज से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि हार्ट अटैक जब होता है, हृदयघात जिसको बोलते हैं, तो उससे बचाने के लिए बीटा ब्लॉकर नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। आपके ऑप्शन है सोडियम, बी गंधक, सी पोटेशियम, डी लोहा। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का काम करता है। पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है और लौह तत्व की कमी से रक्ताल्पता रोग होता है। तो इसमें जो अन्य ऑप्शन थे उसके बारे में ये जानकारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फैल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना रहती है। आपके ऑप्शन है यकृत, बी वृक्क है, सी हृदय है और डी प्लीहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वृक्क से संबंधित है अगर मूत्र में एल्बुमिन की मात्रा जरूरत से अधिक आती है। मूत्र जो कि सामान्यतः उसमें 95% जल होता है और 3% अनावश्यक लवण के आयन होते हैं, 2.6% यूरिया होता है, 0.3% क्रिएटिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल तथा अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अर्थात मूत्र ऐसे तत्वों का संयुक्त उत्पाद है। इसमें एल्बुमिन जो एक घातक विषैला पदार्थ है की उपस्थिति एवं उसके प्रभाव से किडनी के फेल हो जाने की आशंका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। आपके ऑप्शन है हृदय पर, बी आंत पर, सी फेफड़े पर और डी गुर्दे पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गुर्दा पर असर पड़ता है। लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति उपवास में रहता है या अनशन में रहता है तो उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा होगा। आपके ऑप्शन है आयोडीन 131, आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60 और सोडियम 24। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। और अन्य ऑप्शन जो है आयोडीन 131 ये थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 से कैंसर की पहचान होती है और सोडियम 24 से रक्त व्यक्तिकर्म के बारे में पता चलता है। ल्यूकेमिया जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं की बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। आपके ऑप्शन है आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फास्फोरस 32 का उपयोग जो है किया जाता है ल्यूकेमिया जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, इससे इसकी रोकथाम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। आपके ऑप्शन है रेडियो फास्फोरस, बी है रेडियो आयोडीन, सी है रेडियो आयरन और डी है रेडियो सोडियम। तो इसका सही आंसर होगा रेडियो सोडियम का उपयोग किया जाता है रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए। जबकि एक और समस्थानिक है गोल्ड 198, यानी सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है जिसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। इसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन करता है। ऑप्शंस आपके ए हैं स्त्रियां करती है और प्रगट भी स्त्रियों में होता है। बी ऑप्शन है स्त्रियां करती है और प्रगट पुरुषों में होता है, यानी कि इसके लक्षण पुरुष में दिखाई देते हैं। पुरुष करते हैं
और जो प्रकट स्त्रियों में होता है, और डी ऑप्शन पुरुष करते हैं और जो प्रकट पुरुषों में ही होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती है और प्रकट यह पुरुषों में होता है। अब हीमोफीलिया है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका हिंदी नाम है अधिक रक्तचाप, एक अनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है जिसमें रोगियों में चोट पर काफी समय, यानी कि आधे घंटे से 24 घंटे तक रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है और रुधिर बराबर बहता रहता है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। और इस रोग का वहन स्त्रियां करती है जैसा कि ऑप्शन में दिया है, और जो कि प्रायः पुरुषों में प्रकट होता है, क्योंकि पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि मेल में एक्स वाई गुणसूत्र होता है जबकि फीमेल जो होते हैं उसमें से एक्स एक्स। तो इसमें से एक्स गुणसूत्र जो है यही इस रोग को का वहन करने का काम करता है। इसे रक्त स्रवण रोग यानी कि ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, और जिसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया से हुआ माना जाता है। इसी कारण इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अनुवांशिक व्यवस्था नहीं है, यानी कि कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। आपके ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, बी हीमोफीलिया, सी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और डी दात्र कोशिका अरक्तता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी की इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है यह एक अनुवांशिक डिजीज नहीं है। बाकी इसमें से अन्य जो ऑप्शंस हैं डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्तता, ये सभी अनुवांशिक डिजीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किनमें, वृद्धों में, बी ड्रग नशेड़ियों में, सी छोटे बच्चों में और डी केवल महिलाओं में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सेरेब्रल पॉल्सी नामक डिजीज जो है वो छोटे बच्चों में पाया जाता है। इसका प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पॉल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है, यानी कि इसके ये नाम भी हो सकते हैं प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात। तो ये मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है। यह विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर यानी कि संचालन नियंत्रण केंद्र जिसको बोलते हैं में हुई किसी क्षति के कारण होता है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण, बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक के आयु के बच्चों को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के खतरनाक रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करने वाला प्रोटीन इनमें से कौन है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास एमिलाइड मोनोप्रोटीन, बी है एमिलाइड मल्टी प्रोटीन, सी है एमिलाइड प्रीकर्स प्रोटीन और डी है एमिलाइड लैप्टिक प्रोटीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एमिलाइड प्रीकर्स प्रोटीन जो है वो एल्जाइमर नामक रोग को उत्पन्न करने का काम करता है। एल्जाइमर नामक रोग जो है वो मानव शरीर को प्रभावित होने वाला अंग इसका है मस्तिष्क, जिसमें मनुष्य की स्मरण क्षमता कम हो जाती है। अधिकांशतः यह रोग मनुष्यों में 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। सर्वप्रथम इस बीमारी को जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एलोइस एल्जाइमर ने पहचाना था। और एल्जाइमर रोग 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाला जबकि दूसरा मनुष्य की बाद की आयु में प्रकट होने वाला। तो जिस वैज्ञानिक ने इसे खोजा था, पहचाना था, उसी के नाम पर इसका नाम एल्जाइमर रख दिया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है, यानी कि सबसे अधिक प्रभावित होता है। आपके ऑप्शन है आंख, बी है हृदय और सी है मस्तिष्क और डी है फेफड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि आंख होता है। इसमें एक्चुअली विकिरणों के माध्यम से सर्वाधिक हानि आंख को होती है, किंतु उसमें सबसे कम प्रभावित मस्तिष्क होता है। सबसे कम प्रभाव विकिरण का जो पड़ता है वो मस्तिष्क पर पड़ता है, जबकि सबसे पहले प्रभावित जो होता है वो आंख होता है। पाराबैंगनी विकिरणों जिसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं के कारण जीराडर्मा पिगमेंटोसम नामक त्वचा का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथलीट फुट बीमारी होती है
किसमें किससे? जीवाणुओं से, बी फफूंद से, सी प्रोटोजोआ से, डी सूत्रकृमि से। तो इसका सही आंसर होगा एथलीट फुट जो होता है वो फफूंद यानी कि इसको फंगस कहते हैं उससे होता है, यानी कि ऑप्शन बी है ये एथलीट फुट का कारण है। इसमें होता क्या है, एथलीट फुट जो है वो ट्राइकोफाइटोन नामक विशेष फफूंद द्वारा होता है और यह त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है, खासतौर पर अंगुलियों के मध्य में। इस रोग का संक्रमण संक्रमित मृगा से होता है, यानी मिट्टी अगर संक्रमित है इस ट्राइकोफाइटोन फंगस से तो यह बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथोजीन जो सामान्यतः जुकाम के लिए उत्तरदायी है, ये कौन से हैं? इनमें से है आर्थोमिक्सो, बी रिनोवायरस, सी ल्यूकीमिया वायरस और डी पोलियो वायरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रिनोवायरस जो है वो एक ऐसा पैथोजीन है जो जुकाम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब रेनोवायरस जो है वो एक पैथोजीन सामान्य जुकाम जिसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं के लिए उत्तरदायी है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचरित होता है तथा इसमें रोगी को सरदर्द, हल्का ज्वर एवं नाक आंख से पानी गिरता रहता है। अगला सवाल है एनोसीमिया कहते हैं। आपके ऑप्शन ये हैं स्वाद संवेदना की कमी को, बी घ्राण संवेदना की कमी को, सी स्पर्श संवेदना की कमी को और डी उष्मा संवेदना की कमी को। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि घ्राण संवेदना की कमी को एनोसीमिया कहा जाता है। और या इसको एक हिंदी नाम है गंध अग्राह्यता में मनुष्य के सूंघने की शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है, वो सूंघ के पता नहीं कर पाता है किसी चीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। ऑप्शन आपके हैं गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, बी गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण, सी डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण और आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। अब डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं, अतः गुणसूत्र समूह जो है यानी कि 2n + 1 21 = 47, यानी इसमें से 2 की जगह 3 होता है। इसमें मनुष्य का सिर गोल, गर्दन मोटी, मुख खुला तथा आंखें तिरछी होती है। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है वायरस, बी प्रोटोजोआ, सी बैक्टीरिया और डी इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हेपेटाइटिस बी जो है वह एक वायरस है, यानी विषाणुजनित रोग है और एक संक्रामक रोग है जो कि हेपेटाइटिस बी, इसका वायरस का भी नाम है HBV, यानी कि ये हेपेटाइटिस बी के वायरस का नाम है हेपेटाइटिस बी, जो इसी वायरस के कारण फैलता है और इस व्याधि के कारण यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, में सूजन एवं जलन पैदा हो जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपाडाइन ए वायरस परिवार का एक सदस्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बीमारी जस्ते की कमी से होती है? आपके ऑप्शन है एनीमिया, बी ग्वाइटर, सी स्कर्वी, डी खेरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि खेरा जो है वो जिंक यानी जस्ते की कमी से होती है, जबकि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है और ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होती है, एनीमिया तो आयरन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटेनस नामक रोग निम्न में से भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ग्रेगिंग, बी सिंगल्स, सी लॉकजा और डी काली खांसी। तो इसका सही आंसर होगा लॉकजा, यानी टिटनेस का दूसरा नाम लॉकजा भी है। एंसेफ्लाइटिस से प्रभावित अंग है। आपके ऑप्शन है रक्त कोशिकाएं, बी मस्तिष्क, सी लसिका ग्रंथि, डी अस्थि मज्जा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एंसेफ्लाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं।
एंसेफ्लाइटिस जो बीमारी है यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है और इसका कारक है एंसेफ्लाइटिस विषाणु, यानी कि यह वायरस डिजीज है। एंसेफ्लाइटिस विषाणु से यह फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। आपके ऑप्शन है मेरेस्मस, बी टीबी, और सी हेपेटाइटिस बी, और डी रिकेट्स। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है मेरेस्मस। यह खास करके बच्चों में होता है यह डिजीज मेरेस्मस। और टीबी का तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, तो जीवाणु से संचारित डिजीज है। जबकि हेपेटाइटिस बी एक वायरस जनित बीमारी है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, बी लुइस पास्चर, सी एडवर्ड जेनर, और डी लेनेस्टीनर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एडवर्ड जेनर ने इम्यूनोलॉजी की खोज की थी। क्योंकि एक्चुअली एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, जबकि लुइस पास्चर ने तो पास्चरेशन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ऑरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है। ऑप्शन है मदिरापान, यानी कि शराब पीना, बी तंबाकू धूम्रपान, और सी तंबाकू युक्त गुटखा, और डी लाल मांस का सेवन। तो इसका सही आंसर होगा तंबाकू युक्त गुटखा। इसके पीछे इस बीमारी का लक्षण क्या है कि इसमें मुंह में सूजन और मुंह के अंदर फाइब्रोसिस ऊतकों से जुड़ा एक दुर्लभ विकार है। यह बीमारी मुंह के अंदर ब्लिस्टरिंग यानी कि फफोले और छालों तथा लालिमा के साथ शुरू होता है और अंत में कड़ी रेशेदार ऊतक के रूप में बदल जाता है। मुंह के अंदर का भाग कठोर हो जाता है, जिसके कारण खाने, बोलने और मुंह खोलने जैसे मौखिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होता है। यह बीमारी एशियाई और भारतीय क्षेत्रों में तंबाकू युक्त गुटखा चबाने से जुड़ा हुआ है। ये थे आज के क्वेश्चंस और उसके उत्तर और एक्सप्लेनेशंस। उम्मीद करता हूं कि आप इसका एंजॉय करेंगे और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जरूरत पड़ी तो इसका एक पार्ट हम और लेके आएंगे। धन्यवाद, तब तक इसका मजा लें और जय हिंद, जय झारखंड।